आज हम खास तौर से बातचीत करेंगे लॉजिस्टिक क्षेत्र के बारे में। इस क्षेत्र के धुरंधर एक तरीके से और लंबे समय से इस व्यापार में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, लॉजिस्टिक्स की अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जनरली हर किसी को ये तो मालूम ही है कि हमारा एक सेंट्रल लोकेशन है। इस अपॉर्चुनिटी को हमने कैसे एनकैश करना चाहिए, कॉस्ट को कैसे कम करना चाहिए ताकि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री और अट्रैक्टिव हो सके, उसके लिए काम करने की जरूरत है। तो ये गवर्नमेंट अगर ये सब में खर्चा करेगी तो ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी और इसका सीधा सीधा बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को ही मिलता है। विदर्भ से या नागपुर से क्या सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी वस्तु जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती है? इसको ना सही मायने में हमारे एरिया को जो है वो राइस बाउल ऑफ इंडिया कहना चाहिए। पूरा अफ्रीका तो पूरा कॉन्टिनेंट ही हमारा यहाँ का चावल खाता है। इस साल क्या कुछ एडवांटेज विदर्भ में आप लोगों ने प्लान किया? देखिए, एडवांटेज विदर्भा एक जो ये इनिशिएटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। एक तो हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ क्या है, हमारा विदर्भ जो है इसमें अपॉर्चुनिटी क्या क्या है ये शोकेस करना बहुत जरूरी है और वो इस स्केल पे इवेंट होना जरूरी है ताकि उस पे नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट रहे। लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए क्या क्या कुछ होने वाला है इस बार? तो हमने समझिए आप बहुत जबरदस्त धमाका हम उसमें करने जा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स का सेशन हमने 7 फरवरी को प्लान किया हुआ है। हर किसी को इसमें अपॉर्चुनिटी बताना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दिव्येश द्विवेदी। यूसीएन के खास पॉडकास्ट सीरीज में हम विदर्भ के औद्योगिक विकास या हम कहें कि मध्य भारत के औद्योगिक विकास की संभावनाएं किस तरीके से हो सकती हैं, उन संभावनाओं को किस तरीके से अवसर में बदला जा सकता है, इसी पर बातचीत कर रहे हैं। और इसके लिए हमने अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को जो है वो आमंत्रित किया है और आमंत्रित करके हम उनसे ये जो अलग अलग सेक्टर हैं उनका एक तरीके से विकास का निचोड़ जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम खास तौर से बातचीत करेंगे लॉजिस्टिक क्षेत्र के बारे में। और जैसा कि बीते कुछ दौर से नागपुर और विदर्भ में लॉजिस्टिक क्षेत्र की संभावनाओं को लेकर जिस तरीके से बातचीत होती है या सरकार की तरफ से ये ऐसी तैयारी दर्शाई जाती है कि किस तरीके से वो इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक का जो क्षेत्र है उसके विकास को लेकर अपनी सकारात्मक भूमिका दिखा रही है, उसको एक तरीके से प्रस्तुत कर रही है। इसी पर बातचीत करेंगे और हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की संभावनाएं हैं और उनके लिए क्या कुछ अभी मौजूदा समय में हो रहा है और क्या कुछ करेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट जो है वो हमें मिलेंगे। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शिव कुमार राव सर। और आपका परिचय इस तरीके से है कि आप फॉर्मर प्रेसिडेंट है विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल के, और जो नागपुर में एक बड़ी पहल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के माध्यम से हो रही है विदर्भ के औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए, एडवांटेज विदर्भ के माध्यम से इसे जो ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था है एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और सर से हम लॉजिस्टिक क्षेत्र की बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद भी इस क्षेत्र के धुरंधर एक तरीके से और लंबे समय से इस व्यापार में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। पहला सवाल तो मेरा यही है कि जैसा मैंने कहा कि मैंने जो इंट्रोडक्शन की भूमिका दी उसमें ये बताया कि सरकार बहुत प्रोएक्टिवली इस बात को मान रही है और मनवा रही है और उसे प्रस्तुत भी कर रही है कि विदर्भ के क्षेत्र में, नागपुर के क्षेत्र में लॉजिस्टिक क्षेत्र की किस तरीके की संभावना है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके की संभावना है यहाँ पर है, मौजूदा समय में काम हो रहा है और क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? देखिए, लॉजिस्टिक्स की अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें नागपुर एज अ लोकेशन को लेके, तो जनरली हर किसी को ये तो मालूम ही है कि हमारा एक सेंट्रल लोकेशन है और ये सेंट्रल लोकेशन का एडवांटेज है। तो इसको कैपिटलाइज करते हुए अपॉर्चुनिटी यहाँ काफी है। इस अपॉर्चुनिटी को हमने कैसे एनकैश करना चाहिए, कॉस्ट को कैसे कम करना चाहिए ताकि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री और अट्रैक्टिव हो सके, उसके लिए काम करने की जरूरत है। जब मैं यहाँ अपॉर्चुनिटी काफी है बोलता हूँ हमारे रीजन में, तो मैं पहले जो इसके नेगेटिव है वो आपको बता दूं ताकि क्या है कि फिर हम पॉजिटिव पे प्रॉपरली हम लोग चर्चा कर पाएंगे कि क्या करना चाहिए ताकि ये नेगेटिव हमारे निकल जाए। जी, हमारा सेंट्रल लोकेशन एक एडवांटेज है, लेकिन इसके साथ एक डिसएडवांटेज भी है कि हम सभी पोर्ट से बहुत दूर है। तो पोर्ट से दूर होने के कारण हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के व्यवसाय में जो है वो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है
कंपेयर अगर इसको हम करेंगे, जो इंडस्ट्री पूना में या गुजरात में जो लगी हुई है उनको पोर्ट काफी पास है, उस हिसाब से हम लोग पोर्ट से काफी दूर है। तो एक ये हमारा एक माइनर डिसएडवांटेज है। ये दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि हमारे यहाँ रेलवे लाइन की लिमिटेशन है। जिस रफ्तार से रोड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, गडकरी जी ने जो उनके नेतृत्व में जो यहाँ हमारे यहाँ देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसी गति से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हमारी लॉजिस्टिक्स की ग्रोथ जो हमने जैसी देखनी चाहिए वैसी हुई नहीं है। बट इसको अगर थोड़ा सा सुधारा जाए, तो इसको अगर ध्यान में लाया जाए, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि क्योंकि हम सेंट्रल लोकेशन में हैं, हम नॉर्थ साउथ हाईवे पे है, ईस्ट वेस्ट हाईवे के जंक्शन में है, तो हम एक ऐसे पॉइंट पे है जहां वेयरहाउसिंग बहुत डेवलप हो सकती है पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए, जिनका या तो प्रोडक्शन यहाँ पे है और या जिनका कंजम्पशन, समझिए आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उस तरफ और उड़ीसा, यहाँ जिन आइटम्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है उसकी वेयरहाउसिंग यहाँ होगी। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे मैं बोलता हूँ हम लोग पोर्ट से दूर हैं, तो हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो पूरे देश की प्रोडक्शन की जो व्यवस्था है, मतलब चेन्नई, बैंगलोर, बॉम्बे, उधर गुजरात और एनसीआर, या कंजम्पशन भी इन्हीं मेट्रोज में ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे रीजन से, तो हम इन सब से दूर है। लेकिन अगर इसको हमने छोड़ दिया ये डिसएडवांटेज को, तो हमारे लिए एडवांटेज ये है कि जो यहाँ का जो कंजम्पशन जो है इस बड़े रीजन का, जो कि समझिए 500 किलोमीटर के रेडियस का ये बहुत बड़ा मार्केट है, तो इस कंजम्पशन को केटर करते हुए जो वेयरहाउसिंग हो सकती है, वो वेयरहाउसिंग को हमने अट्रैक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। साथ साथ में पिछले समझिए 3 से 4 वर्ष में हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अच्छा हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जब अच्छा हो रहा है, तो उसको केटर करने के लिए भी जो हमारे को जो लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी लगती है सेंट्रल लोकेशन में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेशन वाइड, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करने की बहुत सख्त जरूरत है। इसके साथ साथ में प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वेस्टमेंट करके अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो मत ही नहीं है। बट पोटेंशियल काफी है, जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी की जो परिस्थिति है उसमें पोटेंशियल काफी है। एक प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के लिए अपॉर्चुनिटी है, वेयरहाउसिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है, एयर कार्गो के लिए अपॉर्चुनिटी है, कोल्ड स्टोरेजेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, टेम्परेचर कंट्रोल वेयरहाउसिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये ऐसी सारी ये अपॉर्चुनिटी है। किस तरीके से गवर्नमेंट ने करना चाहिए, क्या उस पर भी अभी चर्चा कर लें? हम आगे उसकी चर्चा कर लेंगे कि किस तरीके की पॉलिसीज हैं और किस तरीके की पॉलिसीज जो हैं वो बनेगी तो बहुत ज़्यादा इसका फायदा होगा। लेकिन एक चीज़ आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि विदर्भ जैसे क्षेत्र में हम जब लॉजिस्टिक की बात करते हैं तो बहुत हद तक अब तक का जो माइंडसेट एक चला आ रहा है उसको वेयर हाउसिंग से हम जोड़ देते हैं। तो लॉजिस्टिक का जो क्षेत्र है वो कितना व्यापक है और उसमें कितनी संभावनाएं, अगर आप बता पाएं, और चूंकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से उसे बता सकते हैं। तो ये वेयर हाउसिंग तक ही सीमित रहना या सिर्फ लॉजिस्टिक है, या हमारे यहाँ इस तरीके का काम करने का तरीका है इसलिए हम उस नजरिए से इधर देख नहीं सकते हैं या देख नहीं पा रहे हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जैसे ही हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स का शब्द आता है तो हर किसी को वेयरहाउस मन में दिखता है। दरअसल लॉजिस्टिक्स अपने आप में जो है उसमें वेयरहाउसिंग जो है वो 15-18% है मात्र। मेजर लॉजिस्टिक्स में कंपोनेंट जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। 60% ट्रांसपोर्टेशन है, 15-18% वेयरहाउसिंग है, और बचा हुआ जो पोर्शन है वो बाकी सर्विसेज के माध्यम से आता है उसमें। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो आप समझिए कि वेयरहाउसिंग में जो है वो तो है ही है कि भाई लोगों के पास में जमीन है, उसके ऊपर अपना वेयरहाउस सेटअप कर दे और वो वेयरहाउस जो है वो रेंटल मैकेनिज्म से कंपनीज को दे दे। ये एक जनरल धारणा है लॉजिस्टिक्स की। पर इसके अलावा एक लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर बनने की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास जमीन है और जिनके पास पैसा है, जो वेयरहाउस बनाना चाहते हैं, लेकिन उसको ऑपरेटर करने के लिए भी लोग लगते हैं, और वो ऑपरेटर की जो जगह है वो काफी ल्यूक्रेटिव स्पेस अवेलेबल है जिसको लॉजिस्टिक स्पेस में इंटरेस्ट है। लाइकवाइज रोड ट्रांसपोर्टेशन भी जो एक सेगमेंट है उसमें भी बहुत बड़ी एक
अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ के लोगों के लिए जो एनकैश किया जा सकता है। हम्म, तो ये ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं, हम्म, रेल में बोलिए, रोड में बोलिए, वेयरहाउसिंग में बोलिए, एयर में बोलिए, तो ये सब मिलके जो लॉजिस्टिक्स का एक क्वेश्चन तैयार होता है, हम्म। उसमें ये अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी अवेलेबल है। अगर हम ऐसा समझना चाहें कि जैसा कि आपने बताया कि नागपुर सेंट्रली लोकेटेड है, तो यहाँ से लॉजिस्टिक के क्षेत्र में अगर हम उसके बिजनेस को समझना चाहें, तो कितना बिजनेस जो है वो मौजूदा समय में नागपुर से हो रहा है, और उसकी अगर हम स्टैटिस्टिक को जानना चाहें, देखना चाहें, तो किस तरीके से हम उसे बता सकते हैं कि इतना बिजनेस हो रहा है, और अगर इसमें बेहतर जो संसाधन है हम उसको जोड़ दें या बेहतर सुविधाएं इसमें और ऐड ऑन कर दें, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज की तरफ से हो, तो ये और ज़्यादा बेहतर ग्रो करके इस सीमा तक जा सकता है। देखिए, इसको मैं अगर थोड़ा सा ब्रेकअप करना चाहूँ तो हमारे यहाँ जो यहाँ 3 टर्मिनल्स हैं, हुँ, जो कि कंटेनर टर्मिनल्स हैं। हुँ, तो ये कंटेनर टर्मिनल्स को अधिकतर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए वापरा जाता है। हुँ, तो यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्री है, यहाँ की बोलिए, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हुँ, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, इनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हुँ, हमारे इन नागपुर के कंटेनर टर्मिनल से होता है। हुँ, तो इन नागपुर के कंटेनर टर्मिनल से जो जनरली जो बिजनेस हमने देखा है, वो मान लीजिए करीब 10 से 12 हजार कंटेनर का होता है। हुँ, एक कंटेनर में 25 टन है, हुँ, तो 10 से 12 हजार कंटेनर मंथली हुँ, ये हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का व्यवसाय होता है हमारे ये 3 कंटेनर टर्मिनल से। हुँ, तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो गई। हुँ, ये कार्गो पूरा हमारा जो है ये रेल से इसका मूवमेंट होता है। हुँ, इसके अलावा आप समझिए हमारे यहाँ अगर वेयरहाउसिंग की बात करें, हुँ, वेयरहाउसिंग में अधिकतर जो गुड्स रखे गए हैं, जो कार्गो उसमें रखा जाता है हुँ, वेयरहाउसिंग में, हमारे यहाँ मान लीजिए एक 4 से 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट, हुँ, मतलब करीब 45 से 50 लाख समझिए, इतने स्क्वायर फीट की वेयरहाउसिंग अपने यहाँ अवेलेबल आज की तारीख में है, जो कि और बढ़ सकती है। पर हुँ, ये आज की तारीख में ये पोजीशन है। हुँ, और इसमें से जो है, जो मैं आपको 500 किलोमीटर का जो दायरा समझा रहा था, हुँ, और जो कुछ इंडस्ट्रीज के लिए ऑल ओवर इंडिया भी होगा, हुँ, तो वो जो इंडस्ट्री है वो यहाँ से इस प्रकार से इसमें मूवमेंट होता है। हुँ, रोड में जो कार्गो मूव होता है यहाँ से, हुँ, उसका हमको कैलकुलेशन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग क्या एक जंक्शन में है ना, हम लोग हुँ, एक क्रॉसिंग में है नॉर्थ हुँ, साउथ और ईस्ट वेस्ट की। हुँ, तो कितना हमारे यहाँ हो जाता है और कितना बाहर जाता है यहाँ से, हुँ, उसकी कल्पना करना मेरे लिए अभी के क्षण में बहुत मुश्किल है। हुँ, बट सब्सटैंशियल मूवमेंट है उसका, जो कि आप रोज देख के भी अंदाज लगा सकते हैं। बट हुँ, बेसिक ये जो 2 पैरामीटर है, हुँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको एक लॉजिस्टिक्स बिजनेस का साइज गेज करने के लिए। हुँ, इसके अलावा भी जो है, हमारे यहाँ करीब 4-5 रेलवेज के जो ये गतिशक्ति टर्मिनल, या जो रेल साइडिंग जिसको बोलते हैं, हुँ, ये उपलब्ध है, जिसमें कि कोयला आता है, स्टील आता है, यहाँ से चावल जाता है, यहाँ से मक्का जाता है, जो मध्य प्रदेश में मक्का उगता है वो हमारे यहाँ से जाता है। हुँ, तो वो ये सबका बिजनेस यहाँ से काफी होता है। और हुँ, चावल, साथ में चावल एक बहुत बड़ा यहाँ से हुँ, कमोडिटी है जो जाती है। तो ये सब इन रेलवे टर्मिनल से भी काफी बिजनेस होता है। हुँ, तो साइज इन टनेज या इन वैल्यू, हुँ, वैल्यू में मुझे गेज करना मुश्किल है, बट मैं आपको साइज नंबर्स इसीलिए दे रहा हूं हुँ, ताकि इससे इसका पोटेंशियल गेज किया जा सके। हुँ। एक सवाल ऐसा भी है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको क्या लगता है, और इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। तो ये कम किस तरीके से हो सकता है, और क्या बीते कुछ सालों में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो देश में कम हुई है क्या? और लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम हुई भी होगी, तो मान लीजिए कि सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई होंगी, तो जो रोड ट्रांसपोर्ट से जो लॉजिस्टिक हो रहा है उसका थोड़ा-सा कॉस्ट कम हुआ होगा। पर बाकी के जो और भी आयाम हैं या और भी जो व्यवस्थाएँ हैं, उनकी कॉस्ट को कम करना भी तो अभी भी एक तरीके से बड़ी चुनौती होगी, और वो बिना गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के होगा नहीं। तो कॉस्ट किस तरीके से जो है वो इस पर असर डालती है? देखिए, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पहले जो थी, हुँ, और उससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पहले जैसे कहते थे कि भाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कोई जो है करीब 14 से 15% है। हुँ, मतलब
कि अगर कोई प्रोडक्ट की आप प्राइस लेंगे, किसकी 100 रुपए की उसकी अगर प्राइस है, तो उसका रॉ मटेरियल ये वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह अगर निकाल देंगे, तो रॉ मटेरियल की मूवमेंट कॉस्ट, विद इन द इंडस्ट्री हैंडलिंग कॉस्ट और उसको बेचने की कॉस्ट, ये सब में जो जितना भी है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग वगैरह वगैरह जितना भी लगा है, वो उसमें 100 रुपए में से 15 रुपया जो है वो लॉजिस्टिक्स के प्रति जाता है। मतलब जो समझने की बात यह है कि जब कोई बोलता है कि 14-15% ऑफ जीडीपी हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है देश की, इसका मतलब है कि जितने भी प्रोडक्ट है उसका 15% जो है टुवर्ड्स लॉजिस्टिक्स जाता है। वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाल ही में गडकरी जी ने ही कहा था कि वो 8-9% अब आ गई है करके। 2-3 कारण है इसके, जो भी ये नंबर ये आया है। एक तो हमारे यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तेजी से बना है। जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है गडकरी जी के नेतृत्व में, वो ऐसा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है कि जिससे कॉस्ट रोड मूवमेंट की बहुत कम हुई है। मतलब आज हम लोग भी, हमारी ट्रेलर्स चलते हैं और काफ़ी ट्रेलर्स छत्तीसगढ़ हमारा मूवमेंट काफ़ी होता है, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ड्राइवर एक दिन में 200 या 250 किलोमीटर एट द मोस्ट कर पाता था, वो आज 400-450 किलोमीटर बहुत कंफर्टेबली कर लेता है। ऑफ कोर्स गाड़ियों की मेक भी बहुत इम्प्रूव हुई है, लेकिन रोड भी बहुत इम्प्रूव हो गए। तो साधारण हम भी देखते हैं ना कि भाई गाड़ी चलाते चलाते थकता नहीं है आदमी, क्योंकि रोड अच्छा है, गड्ढे नहीं है, साफ सुथरा है। लेकिन इसके साथ साथ में क्या हुआ है कि टोल भी लग गया है, टोल काफी लगता है, तो टोल से भी हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की। तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वो एक हुआ है। दूसरा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो कम हुई है वो है टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से, डिजिटाइजेशन से हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी कम हो गई है। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर उसको पिन पॉइंट कर पाना मुश्किल है, बट इट हैज डेफिनेटली हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग। तीसरा जो है वो है सबसे बड़ा स्टेट बैरियर्स, जो बॉर्डर होती थी, स्टेट बॉर्डर जो होती थी, एक स्टेट बॉर्डर और एक जो है ये फास्टैग मैकेनिज्म, ये दोनों ऐसे बॉटलनेक थे कि स्टेट बॉर्डर पे यहाँ से अगर छत्तीसगढ़ कोई ट्रेलर जाता था तो उसको वो पार करने में कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाते थे। अब जो है वो आधे घंटे में वहां से क्लियर कर पाता है। फास्टैग में लाइन लग जाती थी, पहले तो कैश पेमेंट था, तो उसमें सीधा निकल जाता था, तो उतना डीजल कंजम्पशन कम हो गया। पहले जो डीजल कंजम्पशन वहां सब लगता था वो सब अब पूरा कम हो गया। तो ये सब करने से डेफिनेटली लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो गई है। लेकिन इससे एक दूसरा मैं आपको इसका पहलू बता देता हूं, जो कि शायद लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को देखते हुए नहीं होगा, लेकिन उसका ये पहलू ये है कि हमारी गवर्नमेंट सोचती है कि भाई रोड से कार्गो, रोड पे जो कार्गो मूवमेंट होता है वो रोड से हटके रेल पे जाना चाहिए, और जाना भी चाहिए, क्योंकि रेल की कॉस्ट रोड से कम है। लेकिन क्योंकि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छे से अभी बन नहीं पाया है हमारे यहाँ, तो करके वो कार्गो रेल से जाता नहीं है। रेल से जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पोल्यूशन जो आज पूरा देश लड़ रहा है इससे, वो रेल से ही कम हो सकता है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज इसको मैं आपको सब सिर्फ सब्सटैंशिएट करने के लिए बता दूं, आप यहाँ से अगर कोई ट्रेन से बॉम्बे जाता है तो उसको यहाँ से 16 घंटे में ट्रेन पहुंच जाती है, लेकिन जो कार्गो की ट्रेन होती है उसको 3 से 5 दिन लग जाते हैं यहाँ से बॉम्बे पहुंचने के लिए। ठीक है ना। ट्रक से कोई अगर कार्गो भेज देता है तो आज भेजा, परसों सुबह वहां पे पोर्ट में पहुंच गया, और इससे जो है उसको 5 दिन लग जाते हैं। तो इसमें जो है वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है अल्टीमेटली, क्योंकि उसकी तो पूरी लॉजिस्टिक साइकिल बढ़ गई ना। तो ये सब में एक तो आपका पोल्यूशन बढ़ गया, दूसरा आपकी कॉस्ट बढ़ गई, और आपका टाइम भी उसमें बढ़ गया। तो ये सब चीजों से जो है, तो ये एक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा इंटरवेंशन है जो कि बहुत जरूरी है, जो कि इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, और रेलवेज को अपनी कॉस्ट कम करना बहुत जरूरी है। रेलवे की कॉस्ट कम करने के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो रेलवे में भी क्या 2-3 लेयरिंग में कॉस्ट हो जाती है, तो वो कॉस्ट अपने आप से जो है, ये टर्मिनल रेलवे पहले अपना प्रॉफिट जोड़ता है, फिर उसके बाद में यहाँ के जो टर्मिनल ऑपरेटर वो अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, तो ऐसा करके अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो अगर गवर्नमेंट को ये सब करके हुए लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट अगर कहीं से इसको कम करनी है तो क्या करना चाहिए? नंबर 1 तो जो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर
बिल्कुल सही तरीके से बनाना चाहिए। बॉर्डर चेक पोस्ट जो पूरे तरीके से अभी भी डिसमेंटल नहीं हुए हैं, उनको पूरे तरीके से डिसमेंटल कर देना चाहिए। तीसरा जो है, किसी को भी कोई भी यहाँ वेयरहाउस बनाना हो या किसी को कोई लॉजिस्टिक्स ट्रक टर्मिनल बनाना हो, ये सब के लिए जो उनके क्लियरेंसेस लगते हैं, इन सब में जो इनकी फीस लगती है, जो अप्रूवल मैकेनिज्म है, इन सबको स्पीड अप करके वो लॉजिस्टिक्स वो कॉस्ट कम करना चाहिए, ताकि कैपिटल कॉस्ट जो ये सब बनाने की है वो कम हो, तो इंटर्न लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी। तो ये करना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कोई एनालिसिस हो, चूंकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कि विश्व में जो विकसित देश हैं वहाँ की लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी है, हमारे यहाँ की लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी है, और अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है तो सीधे इसका फायदा पास ऑन कंज्यूमर को हो रहा है क्या? क्योंकि अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो सीधा फायदा उसको कंज्यूमर को हो गई। और जो साइकिल आपने बता दिया है कि कैसे जो चीज़ 16 घंटे में पहुंचनी चाहिए वो दूसरे रास्ते से अगर वो 5 दिन में पहुंचती है, तो उसका भी जो असर है वो कंज्यूमर पर ही पड़ता होगा। तो वैश्विक स्तर पर अगर इसका एनालिसिस है आपके पास में, अगर हो, वो अगर आप हमारे दर्शकों के साथ में साझा कर सकें। देखिए, जो विकसित देश है ना, उनमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो 5 से 6% है। 5 से 6% इसीलिए है कि वो सीमलेस ट्रैवल है उसको। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से क्या है कि रेलवे में पैसेंजर मूवमेंट को प्रायोरिटी है एज कंपेयर टू कार्गो मूवमेंट। नहीं, पर अभी तो ऐसा कहा जा रहा है कि कार्गो मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी सरकार है दे नहीं रही है। ना, हमारे यहाँ से जो ट्रेन निकलती है, अगर वहां पे कोई हॉलीडे स्पेशल आ गई या कोई एक्सप्रेस आ गई या कोई ऐसी ट्रेन आ गई, तो जो जिसमें ट्रेन में कार्गो जा रहा है वो निकल के जो है वो साइडिंग में उसको पटक दिया जाता है करके। तो यहाँ से जो है 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को जो है 900 किलोमीटर अदर 900 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 5 दिन लग जाते हैं ना ट्रेन को। तो वो उसका कारण यही है कि उसको प्रायोरिटी नहीं है, तो उसको सबसे पहले तो उसको प्रायोरिटी दे वो। तो इससे क्या होगा कि भाई ये 6% क्यों अचीव हुई है उन लोगों की, क्योंकि कार्गो को प्रायोरिटी है। जो ट्रेलर निकलता है वो ट्रेलर का जो है वो सब्सटेंशियल मूवमेंट, उसको रोड पे कोई बॉदरेशन नहीं है, वो मीलों मील जो है वो कहीं उसको कोई रोकता नहीं है, वो सीधा निकल जाता है। ठीक है ना, टोल में थोड़ा बहुत भी उसका टाइम नहीं लगता है, टोल के रेट्स उसके कम है, उसको बॉर्डर क्रॉसिंग में कहीं पे भी उसको रुकना नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो है उसको जो समझिए जीएसटी जो है, ऑटो पे ट्रेलर्स पे जीएसटी की कॉस्ट कम करना बहुत जरूरी है। वे साइड एम्यूनिटी बनाना जरूरी है। आज हमारा ड्राइवर जो है वो ट्रेलर पे जाता है, तो उसके लिए अगर कोई अच्छी जगह मिल जाए जहां वो बराबर नहा धो ले, जहां बैठ के इत्मीनान से खाना खा ले, तो वो जल्दी से करेगा और जल्दी से अपनी ट्रिप कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर उसको कहीं कोई उसको ना ढंग का टॉयलेट मिलेगा, ना उसको नहाने की जगह मिलेगी, ना उसको बैठने की जगह मिलेगी, ना सोने की जगह मिलेगी, तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी ना। किसी भी इंसान को आप ये सब अगर दो तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें जो है ये गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, इसमें कोई बाकी प्राइवेट आदमी आके ये सब बना नहीं सकता। तो ये गवर्नमेंट अगर ये सब में खर्चा करेगी तो ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी और इसका सीधा सीधा बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को ही मिलता है। एक पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी, वेद के माध्यम से भी, आप बतौर वेद के प्रेसिडेंट जब रहे हैं, तो बड़ा ये इस तरीके से आपने इनिशिएटिव लिया है कि नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आना चाहिए, और चूंकि आप लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उसको लेकर भी आप लगातार सरकार के माध्यम से, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में आप चर्चा और मीटिंग्स का जो वो है प्रयास, वो आप लगातार करते रहें। एक बड़ा फोकस आपका ये भी रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है नागपुर का, उसके रीडेवलपमेंट का काम जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाए। और पिछली बार जब हमने मुलाकात की थी तो आपने एक ल्यूपिन कंपनी का एग्जाम्पल दिया था मुझे, और ये बताया था कि ल्यूपिन का जो SEZ में यहाँ पर प्लांट है वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट का प्लांट है, और उसे किस तरीके से एयर कार्गो करने के लिए किस तरीके से दिक्कत जाती है, और उसका जो समय यहाँ से अपने माल को बॉम्बे भेजने के लिए और फिर वहाँ से आगे जाने के लिए दिक्कत आती है। अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए तो वो डायरेक्ट यहाँ से अपना जो माल है उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। तो एयर कार्गो की जो फैसिलिटी जिस तरीके से सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड नागपुर में होनी चाहिए वो नहीं है, वो कितनी ज़रूरी है, और वो अगर हो जाएगी तो उसके बाद में किस तरीके से व्यापक बदलाव आने वाले समय में हम देख सकते हैं? देखिए, एयर कार्गो की जरूरत इसलिए काफी ज्यादा है, मतलब ये तो 5 साल पहले हो जाना चाहिए था दरअसल, लेकिन अभी भी नहीं हुआ है। बट आप समझिए यहाँ के जितनी भी इंडस्ट्री है, यहाँ फार्मा का काफी यूनिट्स है, मैं आपको बता दूं।
दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ से जो फार्मा का जो एक्सपोर्ट होता है वो यहाँ से बाय ट्रक बॉम्बे जाता है, और बॉम्बे के एयरपोर्ट पे जो है वो यहाँ से जाने के बाद में, बॉम्बे का एयरपोर्ट बहुत कंजेस्टेड है, बॉम्बे का एयरपोर्ट इतना कंजेस्टेड होने के बावजूद भी बाय रोड यहाँ से जाता है वो, वहां के एयरपोर्ट में उसको 3 दिन लग जाते हैं क्लियरेंस करके, और फिर वहां से वो एयर कार्गो में जाता है। तो ये सबसे क्या हुआ, टाइम लग गया, उसकी भी कॉस्ट लगी, और ये रोड से भेजो फिर वहां से करो, इसकी भी कॉस्ट लग गई। तो ये पूरा फार्मा कार्गो ऐसा जाता है। एक बड़ा सेगमेंट जो है यहाँ पे, एक कुछ ऐसे ये छोटे छोटे जो B2C करने वाले जो ऐसे यहाँ के फार्मा एक्सपोर्टर हैं, जो यहाँ से डायरेक्ट कस्टमर को एक्सपोर्ट करते हैं, करीब 250-300 ऐसे लोग हैं यहाँ से जो यहाँ से डायरेक्ट मेडिसिन कंज्यूमर्स को एक्सपोर्ट करते हैं। उनको भी क्या करना है, यहाँ से जो है वो बॉम्बे भेजते हैं, और बॉम्बे में जो है वो फॉरेन पोस्ट जो है, इंडियन पोस्ट की फॉरेन पोस्ट जो है बॉम्बे में, वहां से वो एक्सपोर्ट होता है। अब वो यहाँ के GPO में से वो कर नहीं पाते क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन नहीं हो पाता है। इसके अलावा यहाँ इतने सारे, अभी जिम फार्मा हो गया, नितिका हो गया, लुपिन हो गया, इनोवेटिव फार्मा हो गया, ऐसे ये इतने सारे यूनिट्स है, ये टाटास का यहाँ यूनिट हो गया। इन सब के एक्सपोर्ट के लिए या तो ये बॉम्बे जाओ या तो हैदराबाद जाओ। तो ये पोटेंशियल अपने आप में बहुत है। दूसरा पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, आपको जानकर दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ रामटेक साइड में जो मिर्ची और जो ओकरा, जो भिंडी होती है ना, उसको ओकरा कहते हैं वहां पे, ये सब जो होती है छिंदवाड़ा साइड में भी, ये सब हमारे यहाँ से सीधा गल्फ में जाती है। तो जनरली यहाँ के एक्सपोर्टर क्या करते हैं, या बाहर के ट्रेडर जो यहाँ से लेके जाते हैं, वो एयर अरेबिया या कतर की फ्लाइट में वो उसको लोड करते हैं, और यहाँ से सुबह 6 बजे जो है वो दुबई के शेल एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। 8:30 बजे वहां के लुलु सुपरमार्केट, ये वो 7-Eleven, वहां की जो शेल्व्स है, वहां पे जाके ये सब्जियां वहां बिक जाती है। लेकिन क्या है, इसमें दुविधा है बहुत बड़ी। जब हॉलिडे सीजन आ गया तो कतर की फ्लाइट और एयर अरेबिया की फ्लाइट फुल हो गई, तो उसमें सबके सूटकेस आ गए, तो वो लोग जो है फिर यहाँ से एयर कार्गो के लिए मना कर देते हैं। तो फिर से यही है, यहाँ से मिर्ची जो है वो बॉम्बे जाएगी, हैदराबाद जाएगी, वहां से एक्सपोर्ट होगा। लेकिन अगर यही यहाँ पे अगर एयरपोर्ट बन जाए, यहाँ पे एयर कार्गो फैसिलिटी बन जाए, तो ये सारा जो कार्गो जो यहाँ से जो जा रहा है दूसरे सिटीज में, वो यहीं से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। और जो GMR को यहाँ पे जो ये टेंडर मिला हुआ है, वो सक्षम कंपनी है। दिल्ली एयरपोर्ट मैनेज कर रहे हैं, हैदराबाद एयरपोर्ट मैनेज कर रहे हैं। हैदराबाद का उनका कार्गो फैसिलिटी बहुत उम्दा फैसिलिटी बनाई हुई है उन्होंने। तो वैसी ही फैसिलिटी यहाँ नागपुर में बनाएंगे, तो जितने लोग यहाँ पे समझिए लोकल में भी जो मिर्ची और ओकरा और ये सब बेच रहे हैं, उनको भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि भाई यहीं पे पूरा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, यहाँ हम भी क्यों ना एक्सपोर्ट में चले जाए, या कोई दूसरे फार्मा यूनिट है वो भी यहाँ पे सेटअप करेंगे कि यहाँ एयर कार्गो फैसिलिटी है। तो ये एयर कार्गो की सख्त जरूरत यहाँ पे आज की तारीख में है, नॉट ओनली टू केटर टू एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, बट नए इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये बन जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। पूरा छत्तीसगढ़ का कार्गो, पूरा उड़ीसा का एयर कार्गो, ये सब यहीं पे आके यहीं से एक्सपोर्ट होगा। अगर हम ये जानना चाहें आपसे कि विदर्भ से या नागपुर से क्या सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी वस्तु जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती है और विदेशों में लोगों तक पहुंचती है? आप एक एग्जांपल दे रहे थे जब हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कि सारा अफ्रीका जो है वो विदर्भ का चावल खाता है। तो क्या सबसे ज्यादा चीजें जो है वो एक्सपोर्ट होती है और कहाँ एक्सपोर्ट होती है? देखिए, इसको ना सही मायने में हमारे एरिया को जो है वो राइस बाउल ऑफ इंडिया कहना चाहिए। ठीक है, तो समझिए आप हमारे यहाँ के तुमसर भंडारा से लेके तो छत्तीसगढ़ का कुछ पोर्शन ये पूरा अगर ले तो ये पूरा राइस ग्रोइंग बेल्ट है। और हमारे ये जो चावल होता है, ये पार बॉइल्ड राइस और व्हाइट राइस जो यहाँ बनता है, यहाँ से पूरा अफ्रीका जाता है। कंप्लीट अफ्रीका, कंप्लीट वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका, ये पूरा हमारे यहाँ का चावल खाता है। समझिए यहाँ से मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है वो बेनिन करके देश है, वहां जाता है, जो कि वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है। इधर से केनिया, साउथ में जो साउथ अफ्रीका, डरबन जो पोर्ट है उनका, ये सब पोर्ट में जाके वहां से इनलैंड अफ्रीका में जाता है। तो पूरा अफ्रीका जो है वो हमारे यहाँ का उगा हुआ चावल खा रहा है, जो खास तौर पे पारबॉइल्ड राइस और व्हाइट राइस जो है उनको बड़ा पसंद है वो। और दूसरा देश जो हमारा चावल बहुत कंज्यूम करता है वो है रशिया।
उनको आदत है रशियंस को, वो सुबह जो है वो अपना जो हम चावल की खीर कहते हैं, हुँ, वो वैसी वो चावल की खीर बना के वो उनका ब्रेकफास्ट होता है वो अच्छा। उसको वहाँ का वेदर ऐसा है कि हमेशा ठंडा रहता है, हुँ, तो खीर बना के रख दी 5-7 दिन तक के, रोज सुबह वो अपना वो उसको पॉरेज जैसा बना के उसको वो खाते हैं। हुँ, तो ये दोनों देशों को, ये पूरा अफ्रीका तो पूरा कॉन्टिनेंट ही हमारा यहाँ का चावल खाता है। रशिया भी एक अपने आप में बहुत बड़ा हमारा कंज्यूमर है। तो ये दोनों जगह हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और ये सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ से चावल एक्सपोर्ट होता है। कितनी सारी राइस मिलें हैं हमारे यहाँ, कम से कम 250 से 250 तो राइस मिल है हुँ, जो कि हमारे विदर्भ में है। हुँ। तो यहीं से इन्हीं राइस मिल में पैडी से राइस बन के प्रोसेस होके वहां जा रहा है। हुँ। तो सिर्फ़ चावल ही जा रहा है या और भी सामग्रियाँ जो हैं वो भी जा रही हैं? एक तो मिहान इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जो प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने तो मिहान में दाल मिल अपनी डाली हुई है, जो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करते हैं, वो पूरा यूएस एक्सपोर्ट करते हैं। करेक्ट, तो वो अगेन जैसे चावल है हुँ, उसी तरीके से पल्सेस है। हुँ, तो पल्सेस में भी जो है वो काफी जैसे भोजवानी जी वो भी एक्सपोर्ट करते ही है, हुँ, तो वो एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी उसके अलावा हमारे यहाँ दाल मिल कितनी है, हुँ, अकोला जो है वो गढ़ है दाल मिलों का, हुँ, सबसे बड़ा गढ़ है वो दाल मिलों का। हुँ, तो वो भी काफी एक्सपोर्ट होता है, उसका ऑफ कोर्स बीच बीच में इंपोर्ट भी होता है। बट ये एक सीजनल डायनामिक्स होती है हुँ, कि किस तरीके से ग्लोबली क्या भाव कहाँ क्या हो रहे हैं, हुँ। तो उसके हिसाब से वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है। बट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है उसमें, कहने का ये मतलब है। अब हम सर शिफ्ट होते हैं एडवांटेज विदर्भ के बारे में, जिससे आप जुड़े हुए हैं। 2 साल से ये इनिशिएटिव चल रहा है, ये तीसरा साल है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स तो मुझे लगता है कि लंबे समय से चल रही होंगी, आप लोग इनको एड्रेस भी कर रहे होंगे। तो एडवांटेज विदर्भ जैसा जो प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है और उसमें इन सब बातों की जो चर्चा होती है, तो विदर्भ के औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि 2 सालों का अचीवमेंट क्या रहा और उसका रिज़ल्ट आने वाले समय में किस तरीके से हमें दिखाई देगा और इस साल क्या कुछ एडवांटेज विदर्भ में आप लोगों ने प्लान किया है? देखिए, एडवांटेज विदर्भा एक जो ये इनिशिएटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इससे इसके 2-3 ये क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हुँ, हूँ। एक तो हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी जो एरिया है, हमारा विदर्भ जो है, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, ये शोकेस करना बहुत जरूरी है। हुँ, और वो इस स्केल पे इवेंट होना जरूरी है ताकि उस पे नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट रहे। हुँ, तो इस सोच के साथ ये इवेंट को किया गया था। तो पहला इसका दृष्टिकोण क्या है कि हमारे यहाँ की अपॉर्चुनिटी प्रॉपरली शोकेस हो पाए, हुँ, ताकि लोग इसको देखें और यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे अपना व्यवसाय शुरू करें। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे यहाँ की जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री और ट्रेड है, हुँ, ये सब इकट्ठा हो यहाँ पे, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनके जो क्षेत्र में जो वो सोचते हैं जो अच्छा काम होना चाहिए, उसको वो टेबल पे ला सके, हुँ, उसके बारे में डिस्कशन हो और वो एक अपना ये प्रॉपर इसका डिस्कशन होने के बाद में एक मेमोरेंडम, एक सजेशन, एक व्हाइट पेपर बने जो कि गवर्नमेंट के पास जाए ताकि एआईडी उसको फॉलो अप करे और उसका निवारण करे। हुँ, तो ये एक करने के लिए सबका एक सम्मेलन ये हो जाता है ताकि सारे स्टेक होल्डर्स एक जगह जमा होते हैं, हुँ, इसके बारे में डिस्कशन होता है और ये आगे बढ़ते हैं। हुँ, तो एक हो गई यहाँ के एडवांटेज शोकेस करना, दूसरा ये होता है कि यहाँ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना और उसके बारे में सॉल्यूशन निकालना, हुँ, और तीसरा जो होता है कि जो इन आउटकम से जो सॉल्यूशन निकलता है वो नए नए लोगों तक पहुंचा के जो है उनको इसके बारे में बताना और उनको प्रोत्साहित करना फॉर मोर एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस रीजन। हुँ, तो ये करने के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें ये एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होती है कि भाई इसको सिर्फ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार और ऐसे राउंड टेबल डिस्कशन के अलावा एग्जीबिशन भी होती है। हुँ, तो एग्जीबिशन में जब लोग आते हैं और बहुत बड़ी एग्जीबिशन होती है, अगर आप देखेंगे मतलब उसके साइज को किसी ने आके देखना चाहिए, और हर साल जो है नए नए लोग उसमें आ रहे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं। तो जब आप कोई भी एग्जीबिशन में जाते हैं, यहाँ का युवा जो है जब वो एग्जीबिशन में आता है और वो देखता है और किसी से बात करता है तो उसको आइडिया लगती है कि हाँ ये चीज हमने ये करना चाहिए, ये प्रोडक्ट अच्छा है, या तो उसकी मार्केटिंग करे या उसको यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर करे, या कोई वहां पे उसको जो रॉ मटेरियल कहीं से लाता था वो यहीं पे कोई सप्लायर मिल जाता है। तो ऐसे करके हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो ये एग्जीबिशन उस दृष्टि से प्लान किया जाता है। हुँ, तो ये इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है एडवांटेज विदर्भा का। इसके जो ये थर्ड एडिशन है इसका, हुँ, आपने हर साल देखा है इसमें कुछ ना कुछ एमओयू साइन होते हैं। तो ये एमओयू जो डे 1 पे जो एमओयू साइन होते हैं, ये काफी बड़े पैमाने पे एमओयू साइन होते हैं।
एआईडी फिर उसको साल भर फॉलो अप करता है ताकि वो जो एमओयू साइन हो वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड वो बन जाए, तो वो उसका बेनिफिट सबको मिले। और जो प्रॉब्लम यहाँ दिखती है उसके ऊपर भी फिर वो एक्शन साल भर उसमें लेते हैं। एक हर साल जो काफी सालों से हमारे यहाँ जो बात होते आ रही है वो है कि यहाँ का जो यूथ है, यहाँ का जो यूथ है उसको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की सख्त जरूरत है। आपको ये पता ही होगा कि पूना में जो आईटी इंडस्ट्री है वो लगभग उसमें 60-65% तो विदर्भ के लोग काम करते हैं वहां पे। तो यहाँ के जो लोग हैं जो नॉन प्रोफेशनल ग्रेजुएट है उनको कुछ ना कुछ स्किलिंग करना जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा एक विषय निकला था कि भाई यहाँ के लोगों को, युवा को आप क्या करो, उसको या तो एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोत्साहित करो। तो वो उसके लिए मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन ये माध्यम होता है। दूसरा ये होता है उसको एक कुछ ना कुछ एक्चुअली स्किल ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो प्रॉपरली एम्प्लॉयबल हो जाए। तो अभी अक्टूबर 2025 में एआईडी ने क्या किया, टाटा स्ट्राइव के साथ में मिलके, एनएमसी के साथ मिलके, आपने देखा होगा वो कोलैबोरेट करके वहां पे एक स्किल सेंटर ओपन किया। जो कि वो स्किल सेंटर ओपन किया, उसमें क्या नए नए स्किल सेट्स उसमें जोड़ते जाएंगे, नए नए कोर्सेज जोड़ते जाएंगे। तो ये सब कोर्सेज जो जोड़ते जाएंगे तो जो हमारे यहाँ के नॉन प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स है जो सिर्फ बीबीए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे जो जिनको क्लियर पाथ अपने लाइफ में समझ में नहीं आता, हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर नहीं पाता, तो उसको ये स्किल सेट्स ले लेगा तो उसको यहाँ पे ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, अपने घर में ही रहेगा और यहाँ नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स में जो फॉलो अप करके जो करते हैं ये एक बहुत बड़ा इसका परिणाम होता है। तो व्यापक बदलाव इसका दिखाई दे रहा है और ये मैसेज जो है वो पूरा इंडस्ट्री तक और यहाँ के लोगों तक जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि मुझे याद है जब फर्स्ट एडिशन में हमने लॉजिस्टिक्स की मैं उसका कन्वीनर हूँ लॉजिस्टिक्स का, तो हमने जब देखा कि किसको बुलाए यहाँ पे बोलने के लिए या डेलीगेट्स को बुलाए यहाँ पे, तो बड़ी डिफिकल्टी हो रही थी कि कौन आएगा, फिर से वही सब्जेक्ट है, कैसा करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन अभी लोग खुद होके यहाँ पे आके जुड़ना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, जो अपने प्रोडक्ट को भी डिस्प्ले करना चाहते हैं। इस बार भी आपने बहुत कुछ खासतौर से लॉजिस्टिक के लिए आप लोगों ने प्लान किया है, उसके बारे में अगर आप बता पाएं कि अगर मान लीजिए कि आपकी बात कोई सुन रहा हो और उसका लॉजिस्टिक क्षेत्र में अगर इंटरेस्ट हो तो वो आपके संवाद के माध्यम से जान जाए कि इस बार एडवांटेज विदर्भ में लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए क्या क्या कुछ होने वाला है। इस बार तो हमने समझिए आप बहुत जबरदस्त धमाका हम उसमें करने जा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स का सेशन हमने 7 फरवरी को प्लान किया हुआ है और हमने ये सोचा कि हर किसी को इसमें अपॉर्चुनिटी बताना जरूरी है। तो अगेन मैं आपको बताऊं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये दोनों बताना जरूरी है ताकि यहाँ का यूथ उसमें अट्रैक्ट हो। तो हमने सोचा अपॉर्चुनिटी इन वेयरहाउसिंग, जिसके पास लैंड है, पैसा है, या जो वेयरहाउसिंग में एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है, या जो वेयरहाउस ऑपरेटर बनना चाहता है, उसके लिए हमने रखा अपॉर्चुनिटीज इन वेयरहाउसिंग। दूसरा हमने उसमें रखा अपॉर्चुनिटीज इन कोल्ड स्टोरेज, यहाँ कोल्ड स्टोरेज सेटअप करने में क्या अपॉर्चुनिटी है और कोल्ड स्टोरेज किस तरीके से बेनिफिशियल है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जीएमआर को यहाँ पे एयर कार्गो एयरपोर्ट अलॉट हो गया है, तो उनके बहुत बड़े प्लान्स है यहाँ पे कार्गो विलेज बनाने के लिए। जो कार्गो कॉम्प्लेक्स होता है उसको कार्गो विलेज के नाम से जाना जाता है, तो वो कार्गो विलेज यहाँ पे बन जाए उसके लिए। तो जीएमआर यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है कि उनको नागपुर एयरपोर्ट में उनका कार्गो विलेज बनाने के लिए उनके क्या प्लान्स है, और वो बहुत बड़ा प्लान उन्होंने बनाया है, मैमथ प्लान बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि इतने लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो सारा अपना प्लान जो है नागपुर के बारे में वो यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ये 3 स्पीकर हमने वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज और एयर कार्गो, इन तीनों की अपॉर्चुनिटीज बताने के लिए एक सेशन रखा है। और दूसरा सेशन जो हमने प्लान किया है वो है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के बारे में। कि हर कोई कहता है कि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ज्यादा हो गई है और हमारे यहाँ के इंडस्ट्री को ये लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ज्यादा है। तो मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक राउंड टेबल डिस्कशन किया जाए, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाए, उसमें
मतलब कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर हो गए, इंडस्ट्री हो गया, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हो गए, ट्रांसपोर्टर हो गए, फ्रेट फॉरवर्डर्स हो गए, शिपिंग लाइंस हो गई, ये सारे लोगों को ऐसे इकट्ठा करके एक 20-25 लोग सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करके इकट्ठा बैठ के इसका एक सॉल्यूशन निकाल के एक वाइट पेपर बना के गवर्नमेंट को एक ये दे कि भाई हमारे ये सजेशंस है और हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ये आप हमको बना के दीजिए तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तो ये तरीके से हमने ये एक सेकंड सेशन इसमें प्लान किया हुआ है लॉजिस्टिक्स में। तो आप लोगों की ये अपील भी रहेगी कि लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए जो प्लेयर्स हैं, अगर अच्छा इसमें स्पीकर कौन आने वाले हैं, अगर इसको भी लेके भी लोगों में इंटरेस्ट होगा तो लॉजिस्टिक पर बातचीत करने के लिए इस फील्ड के कौन कौन से मास्टर्स जो हैं वो आएंगे? इसमें जो वेयरहाउसिंग सेगमेंट है, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा वेयरहाउस जो है जिसमें एक फॉरेन कंपनी का भी इन्वेस्टमेंट आया है, ब्लैकस्टोन, वो है एक्सीओ लॉजिस्टिक्स। तो आशीष अग्रवाल जी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो आशीष जी स्पीकर हैं जो वेयरहाउसिंग के अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे यहाँ पे। उनका एक समृद्धि स्क्वायर के पास में उनका एक वेयरहाउस है और हाल ही में वो एक दूसरा वेयरहाउस यहाँ अमरावती रोड पे बनाने जा रहे हैं। और प्लस वो इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी अपॉर्चुनिटी जो है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। अच्छा। कि आपके पास अगर मान लीजिए 15-20 एकड़ जमीन है तो उस पे सिर्फ वेयरहाउस बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में ऐसा है कि वेयरहाउस हम बना देंगे, कोई आएगा नहीं तो कैसा होगा। तो वो एक दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है कि आप उसके ऊपर इंडस्ट्रियल पार्क अपना बनाइए और उस पे एक मैकेनिज्म खड़ा करिए ताकि लोग आके अपनी छोटी इंडस्ट्री उस पे लगा सके। तो प्लग एंड प्ले मैकेनिज्म जिसको कहते हैं, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी वो बताने वाले हैं आशीष अग्रवाल जी। कोल्ड स्टोरेज के लिए हमने जो कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आदित्य झुनझुनवाला जी, उनको बुलाया हुआ है, वो यहाँ पे आने वाले हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, जो जीएमआर एयर कार्गो डिवीजन के जो सीईओ हैं, जो दिल्ली बैठते हैं, वो जो ऑल ओवर इंडिया का एयर कार्गो देखते हैं, तो नागपुर का प्लान पूरा डिस्कस करने के लिए और शोकेस करने के लिए मिस्टर संजीव एडवर्ड, ये उनके सीईओ हैं जीएमआर एयर कार्गो के, वो आने वाले हैं यहाँ पे। तो ये पहला सेशन होगा। राउंड टेबल में तो हमारे यहाँ के जो वीआईए के प्रेसिडेंट है प्रशांत मोहता जी, वो आएंगे। प्लस एक मोहित अग्रवाल जी है जो यहाँ की सबसे बड़ी राइस मिल चलाते हैं, वो आने वाले हैं। मिस्टर सत्यनाथन है जो यहाँ पे पहले डीएलआई करके टर्मिनल है उसके कॉनकॉर के सीएमडी को आमंत्रित किया हुआ है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स की जो कंपनी है उसके सीईओ आने वाले हैं। लाइकवाइज यहाँ के जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है सुधीर अग्रवाल जी, यहाँ के जो कस्टम क्लियरेंस के जो प्रेसिडेंट है कस्टम हाउस एजेंट्स एसोसिएशन के प्रसाद जी, ये सब लोगों को हमने आमंत्रित किया, ऐसे ये 25 लोग। और ये डिस्कशन बड़ा ही एंगेजिंग और फ्रूटफुल होने वाला है इंडस्ट्री के लिए। तो मेरी तो अपील सभी जो इंटरेस्टेड लोग हैं इसमें, जो युवा है खास तौर पे, उन सब से अपील रहेगी जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी इंटरेस्टेड है कि वो लोग भारी मात्रा में इसको अटेंड करें और इसका लाभ उठाएं। बहुत अच्छा विकल्प एक तरीके से रह सकता है लॉजिस्टिक के क्षेत्र में। सर, हमारा ये जो पॉडकास्ट है तो इसमें तो हम विषयों पर बातचीत तो करते हैं, लेकिन हमारे जो खास मेहमान होते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे दर्शक जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनसे भी बहुत हद तक रूबरू हो जाएं। तो हम चाहते हैं कि शिव कुमार राव सर से भी, उनके व्यक्तित्व से, उनके जीवन से भी जो है वो हमारे दर्शक जो हैं वो थोड़ा सा रूबरू हो जाएं। आपको अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर से बहुत सारे लोग आपको जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। पर जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको भी अगर आप बताना चाहें कि अ, शिव कुमार राव के बारे में अगर बताना चाहें, तो जैसे कि आप बाय प्रोफेशन बिज़नेस करते हैं, बिज़नेसमैन हैं, लेकिन आपकी जो शिक्षा दीक्षा रही है, आप सीए रहे हैं, फिर उसके बाद में वो भी एक बड़ी रोचक कहानी है कि आप प्रैक्टिस करते-करते कैसी सारी चीज़ें हुई और फिर आपको इस क्षेत्र में संभावना दिखी और फिर आप अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ में इसमें आए। तो वो किस तरीके से पूरी की पूरी यात्रा रही? अ, बड़ी ही मेरे खुद के लिए भी बड़ी एक सरप्राइजिंग और पॉजिटिव टर्न था लाइफ में। शिक्षा तो सीए की ली और उसके बाद में प्रैक्टिस शुरू कर दी। और हर चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह हम भी मैं और मेरे पार्टनर राजेश यादव, हम दोनों सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, ऑडिट, यही सब माध्यम होते हैं, तो ये सब की हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो उसी दौरान जो है वो जब हम ये सब कर रहे थे
तो अखबार में पढ़ा कि यहाँ पे कुछ कंटेनर टर्मिनल आने वाला है, और ऐसा सुने कि यहाँ पे करीब 250 कंटेनर का नागपुर में पोटेंशियल है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो करके ये कंटेनर टर्मिनल सेटअप होने वाला है। तो ऐसी इंटरेस्ट जागा जाके देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है। जैसे मैं अभी कुछ देर पहले युवाओं को कह रहा था कि भाई वहां पे आके देखना चाहिए लॉजिस्टिक्स के सेशन में क्या हो रहा है, उसी तरीके से अखबार में जब ये न्यूज पढ़ी तो ऐसा लगा कि थोड़ा पता लगाएं ये अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है क्या नहीं है। तो हमने सोचा कि ये लिख रहे हैं इसमें कि 250 कंटेनर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो मुझे भी लगा ये तो बहुत काफी है, मतलब किसी को भी लगता है कि ये नंबर तो बड़ा है। और ये नंबर की मैं बात कर रहा हूँ 1995 की, तो उस समय 250 कंटेनर बहुत हुआ करते थे, और कंटेनराइजेशन भी उसी वक्त हुआ था। पहले तो सिर्फ जहाजों में जाता था, कंटेनर तब तक के इन्वेंट नहीं हुए थे। 90s में ही कंटेनराइजेशन भी शुरू हुआ। तो मैंने सोचा कि ये पता तो करें ये पोटेंशियल है कितना, 250 है कि 50 ही है कि ज्यादा है। तो हमारे यहाँ आर्टिकल क्लर्क थे, थोड़ा सा उनको एंगेज कर लिया, सब इंडस्ट्री में भेजा, हम खुद कुछ इंडस्ट्री में जाके मिलने लगे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब हमने सब जगह पता किया, और 2-3 महीने लग गए पता लगाने में कि एग्जैक्टली पोटेंशियल कितना है। तो जब एक इंडस्ट्री में जाके मिले तो तब मालूम पड़ा कि यहाँ से तो कम से कम 2,500-2,500 कंटेनर पर मंथ का पोटेंशियल है, और किसी को उस वक्त लॉजिस्टिक्स मालूम नहीं था। तो हमने सोचा ये तो बड़ा अच्छा है, ये लग रहा है इसमें पोटेंशियल काफी है, और देखा जाए कुछ अगर इसमें शुरू हो सकता है क्या। तो ये सोच के हमने ये नंबर्स को लेके, अब इसमें शिपिंग लाइंस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो हम कुछ बॉम्बे में शिपिंग लाइंस को जाके मिले, उनको जाके बताया कि भाई नागपुर में पोटेंशियल बहुत है, तो आप लोग आइए यहाँ पे। तो किसी ने रिजेक्ट कर दिया, किसी ने कहा देखेंगे, पर उसमें कई शिपिंग लाइंस ने वहाँ कि हम ठीक है हमको भी करना है वहाँ काम, लेकिन हमारा ऑफिस नहीं है, क्या आप हमारी एजेंसी ले लोगे? हमने कहा बिल्कुल आए इसी के लिए। तो ऐसा करके एक टाइम पे हमारे पास सब 7-8 शिपिंग लाइनों ने हमको उनका एजेंट अपॉइंट कर दिया। अब जाके क्योंकि हम सर्वे कर रहे थे, तो सारी इंडस्ट्री ने कहा कि भाई हाँ ये लोग तो जब आईसीडी शुरू होने वाला था तब ये लोग हमारे पास पूछने आए थे, तो तब नेचुरली चर्चा होती थी कि हम भी इस बिजनेस में आएंगे। तो उसी समय इंडोरामा कहिए कि तभी निप्पॉन डेनरो इस्पात था, या सनफ्लैग कहिए, या आरएसआर मोहता कहिए, ये सारे जो है इन्हों से बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा यहाँ आईसीडी अब शुरू हो रही है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नागपुर से ही करेंगे, तो क्या आप हमारा काम हैंडल कर सकते हैं क्या? तो बस तभी से हमारे साथ जुड़े हैं। तो उसी से R&Y लॉजिस्टिक्स का जन्म हो गया जब यह सर्वे वगैरह जब आपने ये काम शुरू किया और आप खुद से अप्रोच कर रहे थे, तो उसके पहले ये जो सारे के सारे प्लेयर्स थे, ये अपने माल को किस तरीके से, उसका लॉजिस्टिक किस तरीके से कर रहे थे? ये सब तो क्या है, यहाँ से सब बॉम्बे भेजते थे। सब या तो क्या है कि खाली कंटेनर बॉम्बे से यहाँ बुलाते थे, उसको यहाँ पे लोड करके ये लोग सीधा पोर्ट भेजते थे, या यहाँ से ट्रक में माल लोड करते थे, फिर बॉम्बे जाते थे, और बॉम्बे में जाने के बाद में वहां पे कंटेनर में स्टफ होता था। और आप बिलीव करेंगे, जो कॉस्ट में नागपुर आईसीडी आने के बाद में जिस कॉस्ट में काम होने लगा, उससे कम से कम 3 से 4 गुना कॉस्ट वहां पे लग जाती थी। अच्छा, क्योंकि ऐसा ओपेक था ना, उस समय ना फोन था, ना इंटरनेट था, और ना कुछ था। तो जो बॉम्बे के एजेंट ने जो पैसे लगा दिए सो लगा दिए, और कोई पूछ नहीं कौन जाके वहां नावाशिवा पोर्ट पे, जेएनपीटी पोर्ट पे क्या हो रहा है कौन पता करे और क्या करे। यहाँ की इंडस्ट्री वाले कहाँ जाके पता करेंगे, पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ का नागपुर का जो उद्योजक है वो जाके वहां थोड़ी जाके देख सकता है कि एग्जैक्टली क्या कॉस्ट लगी है। तो 4 गुना कॉस्ट थी। जब आईसीडी शुरू हुआ तो दैट कॉस्ट ड्रॉप्ड बाय एटलीस्ट 50% टू बिगिन विथ, और बाद में तो 25% कॉस्ट आ गई। तो इतना उसका इम्पैक्ट रहा यहाँ पे, ये जो कंटेनर टर्मिनल्स यहाँ पे आने उससे। तो अब जो आपने काम जो 90s में शुरू किया था, अब हम 2026 में है, तो इस क्षेत्र में आपके जैसे और कितने लोग हो गए हैं जो इस तरीके का व्यापार कर रहे हैं? एक आप अगर अनुमान बता पाएं, और उनका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है? देखिए अभी यहाँ पे जो है, जब हमने शुरू किया तब हम एक पहल करने वाले शुरू में 1-2-3 लोग ही थे जिनको कि यहाँ थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ गया कि ये करने। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगभग 30 कंपनीज जो अच्छा काम कर रही है यहाँ से, क्योंकि जो जिनका बिजनेस अच्छा है जो यहाँ पे भी है, तो ऐसे बहुत सारे करीब 30-32 कंपनी समझिए यहाँ पे अभी ऑपरेट कर रही है। हमने एक उसमें डिफरेंस क्या कर लिया कि हमने
जैसे जैसे यहाँ पे कंटेनर टर्मिनल बनते गए तो हमने नागपुर से शुरुआत की। जनरली क्या है, बॉम्बे की जो कंपनी होती है वो नागपुर में आके ब्रांच खुलती है। तो हमारा तो हेड ऑफिस नागपुर है, लेकिन हमने फिर बॉम्बे में ब्रांच खोल ली, विशाखापट्टनम में ब्रांच खोल ली, औरंगाबाद में खोल लिया, रायपुर में चालू कर लिया, उधर कृष्णपट्टनम में चालू कर लिया। ऐसा करके हमने उस तरीके से एक्सपैंड कर लिया कि हेड ऑफिस यहाँ और ब्रांच ऑफिस वहां पे, ताकि बिजनेस करने में भी जो सहायता हो। हाँ, तो हम सेंट्रल इंडिया में ताकि हम सर्विस दे सके। एक सवाल आपसे ये भी है कि आप मूल रूप से हैं बेंगलोर, साउथ इंडियन है, आपका जन्म बम्बई में है, लेकिन आप अब मूलतः नागपुर में रहे, आपका परिवार भी जो है पूरी तरीके से नागपुर में रहता है। तो ये संयोग किस तरीके से रहा, ये यात्रा किस तरीके से रही और कैसे नागपुर आपको भाया? और आप, मुझे लगता है कि हम बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा लगता नहीं कि मतलब आप जिस तरीके से हिंदी में बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि आप दक्षिण भारतीय हैं, ये भी नहीं पता चलता है कि आप नागपुर के हैं, महाराष्ट्रियन हैं। ऐसा लगता है कि किसी हिंदी भाषी प्रदेश के आप व्यक्ति हैं और कितनी शुद्धता के साथ में हिंदी में उच्चारण करके बातचीत को करते हैं। वो यहीं रहना है तो यहीं के हिसाब से काम करेंगे। बट वैसे तो हम लोग बैंगलोर से हैं और घर में अभी भी कन्नड़ बात करते हैं, परंतु मेरे पिताजी मुंबई में थे, वहीं मेरा जन्म हुआ और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि नागपुर अच्छी जगह है, यहीं पे चले जाएं, तो नागपुर में आके वो सेटल हो गए। तो मेरी पढ़ाई भी यहीं एसएफएस स्कूल में हुई और कॉलेज भी जीएस कॉलेज में ही पढ़ा। तो यहीं के दोस्त सब द्विवेदी जी जैसे ही हमारे दोस्त, तो जिनसे हमने हिंदी सीखी हाँ, और यहीं के महाराष्ट्रियन दोस्त जिनसे हमने मराठी भी सीखी। तो हिंदी और मराठी दोनों में भी उतना ही अच्छे से बोल लेते हैं, ताकि उसी तरीके से काम अच्छे से हो पाता है जब आप लोगों से उस भाषा में बात करो तो और अब समझिए आप कि मैं एक तरीके से नागपुर कर ही हूँ और यही विदर्भ से ही प्यार है, तो यही अच्छा लगता है बहुत। एक सवाल अभी मेरे मन में और आ गया, पता नहीं ये जायज़ सवाल है, इसका आप जवाब देना चाहें या नहीं देना चाहें, कि आप एक क्षेत्र में हैं, बिजनेस अपना कर रहे हैं, एक बिजनेस चल रहा है, सफल है, उस बिजनेस में आप अपने समय को जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे आपको उतना रिटर्न मिलेगा, ये तय है। लेकिन इस तरीके के जो एसोसिएशन है, चाहे वो एडवांटेज विदर्भ हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फोरम हो या वेद हो, ऐसी जगहों पर हम अपना एसोसिएशन निकालते हैं, वहाँ पर एसोसिएशन रखते हैं और अपना जो समय, जो हम पैसे कमाने के लिए समय रख सकते हैं, परिवार के लिए समय रख सकते हैं, उससे समय बचा के हम ऐसी संस्थाओं पर खर्च करते हैं ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे रीजन का विकास हो, हम कुछ तो भी जो है वो सोसाइटी को दे पाएँ। तो इसको लेकर आपकी क्या सोच है? कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं जितना समय इन बाकी एसोसिएशंस में खर्च करता हूँ, उतना बिज़नेस में अगर मैं करूँ तो ज़्यादा मुझे रिटर्न मिल सकता है, ज़्यादा कमाई मिल सकती है? या वो मैं चाहता हूँ कि वो थॉट प्रोसेस क्या रहता है? जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसके पीछे की उनकी सोच क्या हो सकती होगी? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो जो आपने कहा गिविंग बैक टू सोसाइटी वाला जो है, कि और ठीक मुझे है। लगता है कि इन एसोसिएशन से आपको कुछ कमाई भी नहीं हो रही होगी कि चलिए मतलब नहीं, कुछ खर्चा कमाई, हो जाता हाँ, है। खर्चा हो जाता होगा, खर्चा हो कमाई जाता नहीं है। मिलती होगी। खर्चा हो जाता है। लेकिन क्या है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हुँ। कोई भी एसोसिएशन का जब आप पार्ट बनते हो, तो उसमें एक तो आप कुछ ना कुछ उसमें इस तरीके से एंगेज करते हो जिससे कि आप में जो आपकी कर्म भूमि है, मुझे तो नागपुर मेरी कर्म भूमि है और मेरी उम्मीद से ज्यादा मुझे अच्छा मिल गया नागपुर में, ठीक है ना, तो मुझे तो कुछ ना कुछ यहाँ के लिए काम करना ही है। इसी दृष्टि से मैं वेद में जा जुड़ा था कि भाई मुझे इसमें कुछ ना कुछ काम करना है एंड आई वांट टू एंगेज इन समथिंग विच विल बी गिविंग बैक टू सोसाइटी टाइप। पर इसके साथ साथ में दूसरा भी इसमें पहलू है, वो है अलग अलग व्यवसाय को समझना। जब मैं वेद में जुड़ा, मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग है कि वेद में एज अ एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर एंड देन इवेंचुअली एज सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट ऑफ वेद काउंसिल, मुझे डेयरी के बारे में, फिशरीज के बारे में जितना उसमें समझा, टूरिज्म के बारे में जितना वेद में रहने के बाद समझा, मैं अगर रोज मेरा ही व्यवसाय करता तो उसके बारे में मुझे इतना समझता नहीं।
तो एक सेल्फ डेवलपमेंट की दृष्टि से भी हर कोई काम तो करता ही है। और नागपुर में वैसे भी सब लोग 11 बजे ही ऑफिस जाते हैं, है ना, और 6-7 बजे ही निकल जाते हैं। हमारा भाई बॉम्बे में तो चलो मान लिया 2-3 घंटे उनको ट्रैवल टाइम चले आता है। हम लोग ब्लेस्ड है कि हमारा ट्रैवल टाइम इतना है नहीं, तो कम से कम जितना टाइम हमारे पास बचता है कम हम इसमें दे दे, एंटरटेनमेंट का टाइम कट कर ले और उसमें दे दे, तो हमारे लिए ये सीखने को भी बहुत मिलता है। मतलब फिशरीज के बारे में सीखने को मिला, डेयरी के बारे में सीखने को मिला, ठीक है ना। मुझे तो पता नहीं था भीवापुर मिर्ची और वो वायगांव हल्दी के बारे में, तो हमने उसकी स्टडी करवाई, फिर उसका वो जीआई टैगिंग के लिए हमने तभी काम किया वेद में। तो ये सब सब्जेक्ट जो है वो ये कोई ना कोई एसोसिएशन में काम करने से ही आपको इसके बारे में समझता है और कुछ ना कुछ आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसमें हो पाता है। तो करके ये काम करना बहुत ही जरूरी होता है कोई भी इंस्टीट्यूशन को। इस हद तक क्या हो गया, अभी देखिए कि जब मैं प्रेसिडेंट था वेद काउंसिल में, तभी हमने एक विदर्भ की टूरिज्म की रिपोर्ट बनवाई आनंद राठी सिक्योरिटीज को लेके। आनंद राठी तो फाइनेंस कंपनी है, लेकिन उनके साथ में मिलके यहाँ की हमने एक टूरिज्म रिपोर्ट बनाई। तो अभी एआईडी में जो टूरिज्म का जो सेशन है उसका मॉडरेटर मैं ही हूँ। तो अब मेरा टूरिज्म से कोई लेना देना नहीं है, बट जस्ट बिकॉज मैं इसमें काम करते आया और ये सब चीजों में ये रिपोर्ट बनाने में मैंने काफी उनके साथ में मिलके काम किया, तो उसके बारे में थोड़ी समझ आने लग गई। तो समझ आने लग गई तो कम से कम जो इस व्यवसाय में उन लोगों से बातचीत कर पाता हूँ, तो ये इसका बेनिफिट है। चलिए, शिव कुमार राव सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे पॉडकास्ट को आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आपको भी मज़ा आया होगा और हमारे दर्शकों को भी आपसे जो ये संवाद हुआ उसे सुनकर मज़ा आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हमारे दर्शकों का भी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दिवेश जी और आपका यूसीएन का। और मेरी अपील है सारे आपके दर्शक से कि एडवांटेज विदर्भ में जरूर आए 6, 7, 8 तारीख को और पूरा लाभ उठाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।